कभी कभी मेरा सबसे बड़ा दर्शक वर्ग यूके से आता है। ज्यादातर कभी कभी मेरे दर्शक अमेरिका से सबसे ज्यादा होते हैं और कभी कभी बहुत कम ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, जबकि मैं वही रहता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलियाई लोगों को इस्लामवाद के खतरे की लगातार चेतावनी देता रहा हूँ। जैसे आत्मघाती वामपंथी यूके को बर्बाद कर रहे हैं, वैसे ही वे ऑस्ट्रेलिया को भी बर्बाद करेंगे। लेकिन मेरी राय में मेरी अधिकांश ऑडियंस यूके से इसलिए आती है क्योंकि यूके ही असली युद्ध का मैदान है। यूके हमारी सांस्कृतिक पूर्वज ही नहीं, बल्कि इस्लामवाद के खतरे के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी है। और अगर कोई देश है जो इस्लाम के आगे झुक सकता है, या अगर कोई देश है जो इस्लामवाद के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई करेगा, तो वह यूके ही होगा। यूके में जो होता है वही पूरी पश्चिमी दुनिया, सिर्फ एंग्लोस्फीयर नहीं, सभी पश्चिमी देशों के लिए खाका बनेगा। और अमेरिका भी बहुत खास है क्योंकि अमेरिका सबसे शक्तिशाली है। यह हमारी आंखों का तारा है। असल में यह पश्चिमी सभ्यता की चोटी है। ये हर चीज के पीछे की आर्थिक शक्ति है। हम यूके पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका भी पीछे नहीं है। आपको याद रखना चाहिए, अगर पूरा पश्चिमी विश्व भी गिर जाए और अमेरिका खड़ा रहे, तो अमेरिका हमारे सभी पश्चिमी देशों को आजाद करा सकता है। अमेरिका ये कर सकता है, इसलिए इस्लामवादी भी जानते हैं और उसी ओर बढ़ रहे हैं। मुझे पता है कि अमेरिकी खुद को अलग नजरिए से देखना पसंद करते हैं। ये ठीक है। ये समय आत्मसंतुष्ट होने का नहीं है। इस्लामवादी अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं और डेमोक्रेट्स अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। आज के डेमोक्रेट्स जो तेजी से एओसी और मामदानी और उस कम्युनिस्ट बर्नी सैंडर्स के प्रभाव में आ रहे हैं, वे पश्चिम विरोधी हैं। बस यही है, वे पश्चिम विरोधी हैं। वे अमेरिका से प्यार नहीं करते। उनकी नज़रों में अमेरिका और पश्चिमी दुनिया आम तौर पर वे शोषक हैं। वे नस्लवादी हैं। वे ऐतिहासिक रूप से नस्लवादी रहे हैं। इसलिए पश्चिमी सभ्यता को बनाने वाली हर एक ईंट को तोड़ना जरूरी है। यही उनकी सोच है, जो कि आत्मघाती सोच है, क्योंकि ये आत्मघृणा करने वाले श्वेत उदारवादी जो डेमोक्रेट्स या डेमोक्रेटिक पार्टी का अनुसरण करते हैं, वे भी निशाने पर होंगे। मैं उनकी सोच नहीं बदलना चाहता, बल्कि मुझे उन लोगों की सोच बदलने में रुचि है जो बीच में हैं। वे लोग जिन्होंने अब तक संस्कृति युद्धों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, या जिन्होंने बहुसांस्कृतिकता को एक खतरनाक तलवार के रूप में नहीं देखा है, जो पश्चिमी सभ्यता का सिर काटने या उसे समाप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसे देखिए, वे आ रहे हैं। ये समय लापरवाह रहने का नहीं है। ये समय ये सोचने का नहीं है कि अरे आप जानते हैं हम अमेरिका हैं, हम इससे अछूते हैं। ये समय ऐसा सोचने का नहीं है। इसे देखिए। मुझे लगता है मिशिगन के हैमट्रैंक शहर में आत्मघाती सहानुभूति का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। इस वीडियो को देखिए। इसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम फिलिप मिलार है, जो हैमट्रैंक मिशिगन में क्या हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जाहिर है क्वीयर्स फॉर फिलिस्तीन और फिलिस्तीन फॉर क्वीयर्स काफी अलग है। मुझे लगता है आत्मघाती सहानुभूति का बेहतरीन उदाहरण मिशिगन के हैमट्रैंक शहर में अभी दिख रहा है। मेरा मानना है कि ये अमेरिका का पहला शहर था जिसने सुबह मुस्लिम अजान की अनुमति दी। उस शहर के उदारवादी मुस्लिम अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे। वहां बांग्लादेश और शायद आर्मेनिया से कई लोग आ रहे थे और ये लोग एलजीबीटीक्यू के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने अपने छोटे शहर में कई शरणार्थियों का स्वागत किया, जो बाद में वहां की अधिकतर आबादी बन गए। और फिर हुआ ये कि फिर उसी देश से पहला मेयर बना। सिटी काउंसिल पूरी तरह मुस्लिम हो गई। ये उदाहरण है कि अच्छे इरादों के अनचाहे परिणाम हो सकते हैं, जैसे इस साल उस शहर में प्राइड झंडे पर प्रतिबंध लगना। अब मुस्लिम सिटी काउंसिल और मेयर है जिन्होंने सभी प्राइड झंडे हटा दिए, और उदारवादी महिलाएं। यह बहुत मजेदार है। मैंने वास्तव में इसके बारे में कई वीडियो बनाए हैं। ये 2023 में हुआ था। इसे देखिए। यहाँ तक कि द गार्जियन ने भी इस पर एक लेख लिखा था। मुस्लिम नेतृत्व वाले अमेरिकी शहर में प्राइड झंडे पर प्रतिबंध से उदारवादियों में विश्वासघात और निराशा। उदारवादियों की निराशा। वे हैरान हैं। वे कह रहे हैं, यह कैसे हो गया? माफ कीजिए, ये कैसे हो गया? तुम बेवकूफ हो। हम सालों से तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं और कुछ लोग तुम्हें दशकों से चेतावनी दे रहे हैं। जैसे ही इस्लामवादी नियंत्रण में आते हैं, कब्जे में लिए गए शहर के
LGBTQ समुदाय के साथ उनकी पहली मीटिंग एक छत पर होने वाली है। तुम बेवकूफ लोग। जो लोग इस पूरे आंदोलन के पीछे थे अब वो खुद हैरान हैं कि क्या हो रहा है और अब उन्हें पूरी तरह से फटकार लगाई जा रही है। ये मुझे कम्युनिज्म की याद दिलाता है, जहां भड़काने वाले और क्रांतिकारी सिर्फ सत्ता पाने वालों के लिए उपयोगी बेवकूफ होते हैं। चैड, यही तो तुम सच में कह रहे थे। मेरा मतलब है, ये तो कमाल की बात है। ये कितना सही है कि तुम जेंडर, क्वियर, टू स्पिरिट, फरी बेवकूफों ने सोचा था कि जिहादियों के साथ सब ठीक चलेगा। इसके अलावा हमारे पास ईरानी डायस्पोरा है जो हमें सालों से चेतावनी दे रहा है और अब ताकत भी पा रहा है। वो तुम्हें कम्युनिस्टों और इस्लामवादियों के गठबंधन की बात बता रहे थे और किसी वजह से जितने क्रूर कम्युनिस्ट होते हैं, तुम जानते हो, जितने वो क्रूर हैं। हाँ, कम्युनिस्टों ने 20वीं सदी में बहुत सारे लोगों को मार डाला है, जितने भी वो क्रूर हैं। लेकिन जब कम्युनिस्टों और इस्लामिस्टों के बीच वर्चस्व की लड़ाई की बात आती है तो सोचो कौन हमेशा जीतता है? हमेशा इस्लामिस्ट ही जीतते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 20वीं सदी ईसाई देशों में कम्युनिस्ट क्रांतियों से भरी हुई है, लेकिन मुस्लिम दुनिया में एक भी कम्युनिस्ट क्रांति नहीं हुई? क्या आपने कभी सोचा क्यों? आप जानते हैं, पाकिस्तान में भी कम्युनिस्ट थे, बांग्लादेश में भी कम्युनिस्ट थे, ईरान में भी कम्युनिस्ट थे। आपको पता है उनके साथ क्या हुआ? जितने क्रूर कम्युनिस्ट होते हैं, इस्लामिस्ट उनसे भी ज्यादा क्रूर होते हैं। कम्युनिस्टों की क्रूरता की बात करें तो माओ, स्टैलिन, पोल पॉट याद आते हैं। अगर वहां कोई इस्लामिस्ट होता, अगर सोवियत संघ या कंबोडिया या चीन में प्रतिस्पर्धी इस्लामिस्ट होते, तो मैं आपको गारंटी देता हूं माओ, स्टालिन ये सब इस्लामिस्टों द्वारा मार दिए गए होते। इस्लामिस्ट इतने क्रूर होते हैं। सभी में से इस्लामिस्ट सबसे बुरे हैं। और हमारे पास ये बेवकूफ़ बैंगनी बालों वाले, नाक में रिंग पहनने वाले, बिना नहाए हारे हुए वोक लोग, LGBTQ, गाजा के लिए गे लोग इन बेवकूफ़ों का समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोरे लोग नस्लवादी होते हैं। उन्होंने अफ्रीका को तबाह किया। हाँ डेव, इससे मुझे वो मीम्स याद आते हैं जिसमें लिखा होता है, मैंने सड़क पर कुत्ता पाया लेकिन असल में कार में वुल्वरीन बैठा होता है। आप सोचते हैं इस बंदे के साथ क्या होगा? ये जानवर से प्यार कर रहा है पर ये चीज इसे टुकड़ों में फाड़ देगी। ये वैसा ही है। वो लोग सिस्टम से अंदर आ गए। इस मामले में ये जहरीली सहानुभूति है ना? ये वही दया है, ये जो कथित दया है उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे नहीं हैं। मुझे लंबे समय से नस्लवादी कहा जा रहा है। मुझे बिना किसी शक के ये साबित करना है कि मैं लोगों को उनकी त्वचा के रंग से नहीं आंकता। इसलिए मैं उनके बारे में हर चीज को अपनाऊंगा, सिर्फ उनके मेलानिन को नहीं बल्कि उनकी संस्कृति को भी अपनाऊंगा। और मैं उनके तरीके भी अपनाऊंगा, जैसे कि वे अपने रीति रिवाज करते हैं। हम प्रार्थना के लिए अजान भी रखेंगे। और मैंने दुनिया के कुछ देशों में सुबह सुबह इस्लामी अजान की आवाज से जागना भी अनुभव किया है। ये एक बहुत ही अजीब सा एहसास होता है क्योंकि आपको महसूस होता है कि यहाँ मेरी कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन देखो डेव, हम इतने लंबे समय से इस झूठे दिखावे, इस झूठी सुरक्षा की भावना के तहत जी रहे हैं क्योंकि हम यहाँ अमेरिका में एक प्रथम विश्व देश के रूप में बहुत बिगड़ चुके हैं। जानते हो, हमें बाकी दुनिया की समझ नहीं है। हमें ये नहीं पता कि बाकी दुनिया में चीजें कैसे होती हैं। मुझे याद है कि मेरे पास एक हॉन्डुरन अनुवादक था और ये होंडुरास की बात है। लोग होंडुरास में छुट्टियां मनाने जाते हैं। मुझे याद है मैं सेगुइता पे की होंडुरास के गांव में था। मेरा अनुवादक एक हाथ से था। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो कहता है, एक आदमी बार में आया जिसे मैंने पैसे दिए थे और उसने मुझे मछेती से मारा। हे भगवान, बस इतना ही था। मेरा मतलब है, वो कहता है यही तरीका था जिससे ये मामला सुलझाया गया। अमेरिका की ओर रुख करो। हाँ, मैं जल्दी अमेरिका नहीं आ रहा हूँ। बस गुरुवार या शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हो रहा था। यह स्पेन में हुआ था। एक उत्तर अफ्रीकी प्रवासी ने इस व्यक्ति पर हमला किया जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन आप इसे चला नहीं सकते। और वो पूरा खून से लथपथ है और ये बार्सिलोना में सबके सामने खुले आम हो रहा है। आप इन हिंसक लोगों को ऐसी संस्कृतियों से लाते हैं जहां सिर्फ एक केले के लिए भी हत्या सामान्य है। मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं, ऐसा हो चुका है। यह लगभग रोजाना होता है। अगर मैं भी उन हालातों में होता तो शायद वैसा ही होता। पर हमें उन्हें यहां क्यों लाना चाहिए? ये बेवकूफ वोक्स, ये बेवकूफ गैजा के लिए गे, ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सुरक्षित हैं। वे दुनिया की कठोर सच्चाइयों से सुरक्षित हैं। तो इस औरत को देखो। आइए जल्दी से इनकी बात सुनते हैं। तो मेरे प्यारे अमेरिकियों, ये समय लापरवाह रहने का नहीं है। कृपया
एक पल के लिए भी अपने घमंड में मत रहिए। इस औरत की बात सुनिए। वो आप लोगों को चेतावनी देने की कोशिश कर रही है। वर्जीनिया इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है। यही मैंने कवर किया था। मैंने यह वीडियो 6 महीने पहले कवर किया था। यह कोई बंगाली डिप्टी या जूनियर कांग्रेसमैन है। मुझे पहले ऐसी चीज के बारे में पता नहीं था। यह बंगाली है। देखो देखो कौन है। आप मुसलमानों या इस्लामिस्टों को चुनते हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं? यहाँ तक कि मामदानी जो LGBTQ और वेश्यावृत्ति के पक्ष में हैं, आपको एक भ्रम देते हैं। और मेहदी हसन हमें उन्हें इस रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे अरे देखो वो कोई इस्लामिस्ट नहीं है। लेकिन फिर वे बैठते हैं, अशूरा का प्रचार करते हैं, छाती पीटते हैं क्योंकि वे शिया मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? वे अपनी इस्लामिस्ट सोच लाएंगे और पसंद न आने पर आपको दोषी ठहराएंगे। वर्जीनिया सेनेट बिल 624 जनवरी 2026 में डेमोक्रेट सेनेटर सद्दाम इस्लान सलीम द्वारा 37वें जिले से पेश किया गया औपचारिक रूप से एक नई परिभाषा जोड़ता है। सद्दाम एक बंगाली हैं। वर्जीनिया के असॉल्ट और बैटरी कानूनों में इस्लामोफोबिया की परिभाषा जोड़ी गई है। ये इस्लामोफोबिया को इस्लाम या मुसलमानों के प्रति द्वेषपूर्ण पूर्वाग्रह या घृणा के रूप में परिभाषित करता है। ये नियम तब भी लागू होता है जब पीड़ित मुस्लिम ना हो, बस किसी ने दावा किया कि आपने उन्हें इस्लाम से जुड़ाव पर निशाना बनाया, सिर्फ धारणा के आधार पर। यह बिल वर्जीनिया स्टेट पुलिस अटॉर्नी जनरल और डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन कार्यालय को हेट क्राइम रिपोर्टिंग सिस्टम में इन मामलों को ट्रैक व सूचीबद्ध करने का निर्देश देता है। मुझे तर्क देना है कि ये असंवैधानिक होगा। हेट क्राइम में शारीरिक या संपत्ति को नुकसान जरूरी है, केवल अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये सब वर्जीनिया द्वारा हाल ही में शपथ ली मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर गजल हाशमी को चुनने के बाद हुआ, जो पाकिस्तानी थी। मुझे याद है कि मैंने वो खबर भी कवर की थी। वाह वाह वाह, मैं इस बारे में बहुत समय से बात कर रहा हूँ। मैं इस सब पर नजर रखे हुए हूँ, लेकिन किसी वजह से ऐसा लग रहा है कि यह धीमा नहीं हो रहा है। वे बढ़ रहे हैं और उनका प्रभाव भी बढ़ रहा है दोस्तों। अगर आने वाले हफ्तों में वर्जीनिया के कॉमनवेल्थ में शरिया कानून लागू हो जाए तो हैरान मत होना। मैंने अक्सर इस बारे में मजाक किया है कि जब इस्लामिस्ट सत्ता में आ जाएंगे, जैसे हेम्ट्रांक में हुआ था, जब इस्लामिस्ट सत्ता में आए थे तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने की वो थी LGBTQ झंडों पर प्रतिबंध लगा दिया। और मुसलमानों के लिए गे लोग ऐसे थे। क्या हो गया? इस्लामिस्टों के कब्जे का एक मजेदार पहलू होगा इन बेवकूफ़ों के चेहरों पर देखने लायक भाव। ये वोक पागल लोग जो इस्लाम के लिए चमचागिरी कर रहे थे और उनकी बढ़त को आसान बना रहे थे। मैं जानता हूँ, मजाक अपनी जगह। हम पश्चिमी सभ्यता की बलि सिर्फ इसलिए नहीं देंगे कि कुछ वोक पागल लोग अपनी जिंदगी के एक दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए बहुत से बूढ़े भी वोक पागल हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर युवा वामपंथी हैं जो इस्लाम, इस्लामिज़म, बुर्का, नकाब, गाज़ा आदि का समर्थन करते हैं। ये एक दौर से गुजर रहे हैं। अधिकतर युवा लोग उदारवादी होते हैं। ज़्यादातर युवा लोग एक अलग दुनिया देखना चाहते हैं। आप जानते हैं, जैसे कि चलो बस नाचे, सबको गले लगाए और शांति से रहे। आप जानते हैं, प्यार करे, युद्ध नहीं। ऐसे लोग जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उस दौर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि उन्हें समझने में सालों लग जाते हैं। तो हम पश्चिमी सभ्यता की बलि नहीं चढ़ाने वाले हैं, सिर्फ इसलिए कि इन मूर्खों को 10 साल बाद अपने भ्रम से जागने पर कहना पड़े, ओह माफ करना दोस्तों, हमने गड़बड़ कर दी। क्या हम इस्लामीकरण को पलट सकते हैं? दुर्भाग्यवश तब तक देर हो सकती है। दोस्तों जाग जाओ, मैंने अब अपने शब्द तोलना बंद कर दिया है। कड़ाई से मुकाबला करो। कड़ाई से मेरा मतलब है, ये मत सोचो कि तुम्हें राजनीतिक रूप से सही रहना है। अगर कोई पूछे क्या अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस्लाम है? हाँ, अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस्लाम है। क्या अमेरिका में बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं? हाँ, अमेरिका और ब्रिटेन में बड़ी मुस्लिम आबादी है। अब ब्रिटेन की 10% आबादी मुस्लिम है, इसलिए वहाँ शरिया कानून का असर बढ़ रहा है। तो अगर आप अपनी राष्ट्रीय पहचान, अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों को लाना बंद करना होगा जिनकी पहचान अलग है।